नमस्कार, इस बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है। आप जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों के आरोपी और खासकर 4 आरोपियों की पिटीशन जो है, बेल पिटीशन यानी जमानत याचिकाएं 4 आरोपियों की गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पर सुनवाई में क्या कुछ होना है वो आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ हुआ वो पहुंचाने जा रहे हैं। 51वें नंबर 51 नंबर पर यह केस था और इस पर सुनवाई से पहले आपको यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। 2 जजों की बेंच है जो सुनवाई कर रही थी और बेंच है एक जस्टिस अरविंद कुमार की और दूसरे हैं जस्टिस एनवी अंजारिया। ये दोनों जजेस जो हैं वो आए हुए हैं, एक सीजे चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट के थे और एक गुजरात हाई कोर्ट के जज थे। ये दोनों अब सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और इन दोनों ने आज सुनवाई करनी थी और यहां पर जब इन दोनों बेंच की बात हुई थी तब से खबर आ रही थी कि दोनों गुजरात से हैं और जजेज सुनेंगे, सुनवाई होगी नहीं होगी। लेकिन 4 जो उमर खालिद, शर्जील इमाम और मीरन हैदर और गुलफिशा फातिमा, ये 4 याचिकाएं लगाई गई थी इन चारों की तरफ से। और वकीलों में 2 वरिष्ठ वकील, एक तरफ कपिल सिब्बल और दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों खड़े हुए। 51वां नंबर, बहुत महत्वपूर्ण यहां पे आज की सुनवाई। लेकिन इससे पहले और क्या कुछ हुआ जरा ये भी बता दूं कि ये बेल याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए बेल याचिकाएं पहुंची, जमानत याचिकाएं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मसले को खारिज कर दिया, यानी बेल देने से मना कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच थी जो सुनवाई की, जिसमें जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर, इन दोनों ने जस्टिस शैलिंदर कौर और जस्टिस नवीन चावला, इन दोनों ने सुनवाई की और उसके बाद इन्होंने कह दिया कि इस पिटीशन को, इस जमानत याचिका को हम खारिज करते हैं। और इसके बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, जबकि वहां 10 आरोपी जो दिल्ली हाई कोर्ट में जिनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई, इनमें से 4 आरोपी पहुंचे जिसमें उमर खालिद हैं और इनके अलावा शर्जील इमाम हैं और गुलफिशा फातिमा हैं और मीरन हैदर हैं। ये चारों की याचिकाएं लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बनी और इस पर सुनवाई से पहले क्या कुछ हुआ उस घटनाक्रम को हम बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि आखिर ये 4 जमानत, जो साथी इस केस को नहीं समझते हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे। और उमर खालिद को आप जानते हैं, उमर खालिद का नाम तब आया था जब कन्हैया कुमार का नाम आया था और वो केस, कन्हैया कुमार वाला केस, वो मामला अलग है। लेकिन इसके बाद देश में एनआरसी और सीएए का प्रोटेस्ट शुरू होता है। सीएए और एनआरसी को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट शाहीन बाग में शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे वो आंदोलन जो है वो देश भर में फैला। लेकिन इसी बीच फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे हो जाते हैं। उत्तर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे होते हैं और उसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरन हैदर और गुलफिशा फातिमा सहित कईयों के नाम आते हैं और इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो और ये 2020 की बात है, फरवरी का मामला है। फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक में ये सारी घटनाएं घटती हैं और ये अब 2025 का 12 सितंबर का मामला। अभी तक इन लोगों को, इन आरोपियों को कोई भी बेल नहीं मिली है। इन लोगों को बेल नहीं दी गई, जमानत नहीं मिली। लेकिन जब जमानत के लिए बार बार ये इधर से उधर अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसमें जाते रहे केसेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट में भी बेला त्रिवेदी के पास ये मामला था और वहां क्या कुछ हुआ ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस बेला त्रिवेदी, वो तो रिटायर हो गई, मगर ये केस फिर लोकल लेवल पे गया। लोकल लेवल से फिर वो केस जो है वो हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट में भी इनकी जमानत नहीं हुई। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है ये हम आप तक बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी से। अमलेंदु जी को भी स्क्रीन पर ले आइए। बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर यह समझना कि इस केस को लेकर हम आप तक क्यों पहुंचे हैं, इस बारे में जानकारी आपको हम क्यों देना चाहते हैं, क्यों समझाना बताना चाहते हैं कि यह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहता है कि बेल जो है वो नेसेसिटी है, बेल आवश्यकता है। अगर किसी
के लिए और उसके अलावा अगर आप लंबे समय तक किसी को जेल में रखते हैं तो वो अपने आप में पनिशमेंट है। और ये 5.5 साल का वक्त गुजर चुका है और जो केस जिस दंगे के नाम पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें अधिकतम जो कैद की सजा है वो है 7 साल की, लेकिन 5-5.5 साल अगर ये लोग ऑलरेडी बेल के लिए ही जूझते रहे तो आप समझ लीजिए कि इतनी सजा तो ये भुगत चुके हैं ऑलरेडी, अब इसके बाद क्या भुगतेंगे। तो इसलिए एक अहम पड़ाव है यहां पर इस केस का, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि इस अहम पड़ाव को समझा जाए। और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी आपका स्वागत है। जरा दिल्ली दंगे में इन हालांकि कई नाम जुड़े थे, लेकिन इन चारों में जिसमें उमर खालिद का नाम है, जिसमें गुलफिशा का नाम है, फातिमा, और उनके अलावा शर्जील इमाम का नाम है, मिरन का नाम है, आप सब जान रहे हैं, और जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की जो बेंच है ये इस पर सुनवाई की। और इस सुनवाई पे क्या कुछ निकल के आएगा ये सब भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये केस अपने आप में, जिसको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हो सकता है कि कई लोगों को ना हो। जरा आप दीजिए। देखिए राजीव जी, एक तो ये मामला सिर्फ कुछ व्यक्तियों की जमानत का नहीं है, ये मामला इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से कानूनों का दुरुपयोग करके लंबे समय तक अगर राज्य चाहे तो किसी व्यक्ति को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए या किसी भी दुर्भावना से लंबे समय तक जेल में रख सकता है। तो यूएपीए जो है इसमें लगाया गया था, और ये यूएपीए बहुत खतरनाक मामला राजीव, जो इसको लेकर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं और इस पर एक लंबी बहस देश के अंदर चलती रही है। आज जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ जो है उसके सामने ये मामला था। पहले तो जस्टिस अरविंद कुमार जो थे वो चूंकि जो 5 जजों की खंडपीठ एक सुनवाई कर रही थी, संविधान पीठ उसमें शामिल थे, तो इसलिए वो बेंच काफ़ी देर से असेंबल हुई। और जब बेंच असेंबल हुई तो मालूम पड़ा कि ये नंबर जो केस है इन सब की जमानत याचिका ये 51वें नंबर पर लगी हुई है। लंच पर उठने से पहले फिर जब वो इस पर जो सुनवाई के लिए सुनवाई के लिए अभिषेक मनु सिंह जी ने बताया कि 51वें नंबर पे हमारा है और हमको इस पे सुना जाए, तो कपिल सिब्बल भी खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं भी इसी मामले में हूँ। तो इस पर फिर जो था वो ये बताया गया अदालत की तरफ से कि चूंकि रात को 2:30 बजे जो है ये हमें फाइल प्राप्त हुई है, मतलब पूरक सूची जो है उसकी फाइलें रात को 2:30 बजे प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए अब इसको हम 19 सितंबर तक के लिए स्थगित किया जाता है। 19 सितंबर को मतलब सुनवाई से पहले अगली तारीख दे दी गई। सुनवाई से पहले बिना सुनवाई के जस्टिस, इसमें 2 जजों की बेंच है, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस अरविंद कुमार, इन दोनों की बेंच ने इस पर सुनवाई से पहले ही इसकी तारीख 19 कर दी। यानी आज 12 तारीख, ठीक आज ही के दिन, यानी अगले सप्ताह 19 तारीख को इस पर सुनवाई करेंगे हम, ये कह के आगे क्या होगा, यानी तारीख पे तारीख। और यहां भी सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों जजों, उसमें से जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा साफ साफ कि इसको हम इस मैटर को आज नहीं ले पाएंगे, इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये सप्लीमेंट्री लिस्ट जो इसकी है वो हमको रात को 2:30 बजे रिसीव हुई है, यानी रात के 2:30 बजे हमको ये सप्लीमेंट्री लिस्ट मिली है, पूरक सूची मिली है, इसीलिए इसकी सुनवाई हम आज नहीं कर सकते हैं, इसकी सुनवाई हम करेंगे अगले सप्ताह। तो आप देख लीजिए कि यह मामला कहां से कहां पहुंच गया। यानी अब फिर यहां तारीख पे तारीख का हम इंतजार करें। उमर खालिद और ऐसे जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जो जेल में बंद हैं, अगर उनकी गलती है, अगर उन्होंने अपराध किया है तो सीधे सीधे आप अपराध की सजा दीजिए। यहां देखिए, जरा स्क्रीन पे ले आइए आप ये मामला कि वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि मैं 51 में हूं, यानी 51वें नंबर में यह मामला है और उसी में हूं, उसी मसले के लिए मैं खड़ा हूं। यह एक नया मामला है इस पर। और उसके अलावा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी कहा कि मैं भी वही हूं, मतलब 51वें नंबर केस के लिए मैं भी खड़ा हूं। इस पर जस्टिस कुमार यानी अरविंद कुमार ने कहा हमारे पास कुछ पूरक सूची का मामला रात 2:30 बजे आया, इस पर 19 तारीख को सुनवाई होगी। यानी साफ साफ यहां कह दिया गया
कि मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट जो है वो आई है रात को 2:30 बजे, इसलिए आज सुनवाई नहीं करेंगे, ये कह के बेंच उठ गई। यानी मुश्किल से 1 मिनट का वक्त नहीं गया, मुश्किल से 1 मिनट का वक्त नहीं गया, बेंच उठ गई और सुनवाई नहीं होती है। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है अमलेंदु जी कि बेंच यहां सुनवाई तो दूर की बात, यहां पहले से बेंच के पास में यह अंडरलाइन करने के लिए है कि कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट जो है हमारे पास वो रात को 2:30 बजे आई है, इसीलिए इस पर हम आज सुनवाई नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। इसकी सुनवाई हम 19 तारीख को, इस महीने की 19 तारीख यानी ठीक आज से 7वें दिन, 12 और 7 19 यानी 7वें दिन हम सुनवाई करेंगे। यह बात यहां साफ साफ कहकर बेंच उठ गई। तो आप समझ सकते हैं कि यह मामला कहां किस दिशा में जा रहा है। हो सकता है कि 19 तारीख को फिर इसके लिए कहा जाए ये कि इस पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं सरकारों को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, यूएपीए का मामला भी है, तो इसलिए आगे सुनवाई करेंगे। अब देखिए, लेकिन तारीख पे तारीख की बात जो भी हो, मगर यह मामला चूंकि बहुत गंभीर मामला है, इस मामले में अगर उमर खालिद, शर्जिल इमाम, फातिमा क्या नाम है उनका, गुलफिशा फातिमा, ये तमाम जो हैं, या चाहे मीरन हैदर, ये अगर दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, अगर दोषी नहीं हैं तो उनको बेल मिलनी चाहिए। इस केस से, इस अपराध से, इस आरोप से उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए, कोई भी हो इस देश में, कोई भी हो। और आखिर आप सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे हैं न्याय की गुहार लगाते हुए, जो न्याय आपको हाई कोर्ट तक नहीं मिली है, नहीं मिल पाया आपको, और उस न्याय की गुहार के साथ आप यहां पहुंचे हैं, तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अब आज तारीख आगे बढ़ा दी गई है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, तारीख आगे बढ़ा दी गई है और बिना दलील सुने हुए, बिना कोई बात सुने हुए, सिर्फ इस आधार पर बढ़ा दी गई कि चूंकि रात को 2:30 बजे उनको मिली है। अगर राजीव जी 2:30 बजे में मिली है तो ये भी तो सवाल पूछा जा सकता है कि 2:30 बजे मिली है आपको, ठीक है, तो लेकिन आज सुबह से पहले तो मिल गई थी ना, सुप्रीम कोर्ट खुलने से पहले, और जब लगा हुआ है 51वें नंबर पे तो उस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई, ये महत्वपूर्ण सवाल है राजीव जी। ये असल में एक तरीके से इस पर एक बहस भी छिड़ सकती है कि अदालतों की एक कामकाज जो है, एक तो सुप्रीम कोर्ट राजीव जी खुद जो है वो निचली अदालतों के कामकाज पे कई बार सवाल उठा चुका है, और ये सवाल उठते रहते हैं कि किस तरीके से तारीख पर तारीख होते रहते हैं। और हमारे कई CJI, मौजूदा CJI भी ये बात कह चुके हैं कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है जी। लेकिन इस मामले में, खासतौर से उमर खालिद के मामले में 5 साल से ज्यादा हो चुका, लेकिन तारीख पर तारीख और सुनवाई ही नहीं होती है। और इस पर जो अभी हमारे CJI साहब रिटायर हो गए, वो एक जगह एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि उमर खालिद का मामला इसलिए चलता रहा क्योंकि उनके वकील तारीख पर तारीख लेते थे। नहीं, वो CJI साहब, आप चंद्रचूड़ साहब की बात कह रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब ने एक इंटरव्यू दिया अभी पिछले दिनों, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, बरखा दत्त के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि चूंकि उमर खालिद का मामला जो है वो टलता इसलिए रहा क्योंकि उनके वकील ही चाहते थे कि तारीख पे तारीख मिले, लेकिन CJI कह रहे हैं। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ये बयान दे रहे हैं तो कोर्ट में कौन बड़ा होता है, जज बड़ा होते हैं या वकील बड़े होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। वकील तारीख मांग रहा है, जज को कहना चाहिए फिर कि नहीं जी आप तारीख वारीख रहे, चुपचाप बैठिए और मैं इस पे फैसला सुनाने जा रहा हूं। यह बात हो सकती थी, लेकिन क्या जज वकीलों के आधार पर चलते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। जजेज, उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उस वक्त अगर हैं चंद्रचूड़, अगर ये बात कह रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ कि चूंकि उमर खालिद के मामले में उनके वकील ही तारीख पे तारीख मांग रहे थे इसलिए उसको नहीं मिला, जमानत नहीं मिली, तो ये अपने आप में वो उस बात की कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। बेल इज द रूल, अगर बेल जमानत जो है वो नियम है और अगर जेल जो एक्सेप्शन है, तो फिर आप बेल रूल है तो बेल को यानी जमानत आपने देने के लिए क्या कुछ किया? अगर आप जमानत नहीं दे सकते हैं तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? जुडिशरी में ये बातें, ये लाइनें, प्रोवर्ब क्यों कही जाती हैं कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन? क्यों कहा जाता है? यह बड़ा सवाल है। तो आप सही कह रहे हैं कि यहां पर साफ साफ अगर CJI कह रहे हैं कि वकील ने समय पे तारीख मांगी, तो आज भी क्या 2 वकील जो खड़े थे यानी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, चूंकि
हम लोग तैयार नहीं है, इसलिए सुनवाई की तारीख आप बढ़ा दीजिए। उन लोगों ने तो ये कहा, देख लीजिए स्क्रीन पे हमने लिखा हुआ है, बीच में हम दोनों के बीच में उन्होंने साफ साफ कहा, चाहे सिंघवी साहब ने या कपिल सिब्बल ने, कि हम 51वें नंबर के लिए, केस नंबर 51 के लिए यहां हैं, जो आपकी डायरी में है, उसके लिए यहां खड़े हैं, और ये एक नया मामला है और उस पर बेल का मामला है। और साफ साफ जस्टिस कुमार यहां अरविंद कुमार हैं और एनवी अजनारिया हैं, दोनों जजों की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही थी, और उन्होंने साफ साफ इसके लिए 2 जजों की बेंच बनाई गई है, जबकि हाई प्रोफाइल मामला है। और इसकी सुनवाई अब देखते हैं कि आगे कब कैसे होगी। 19 तारीख को फिर से तारीख दे दी गई है। इसमें सप्लीमेंट्री लिस्ट नहीं आई, ये बताते हुए रात को 2:30 बजे सप्लीमेंट्री लिस्ट हमको मिली है, इसलिए इसकी सुनवाई अगले सप्ताह हम करेंगे। यानी तारीख पे तारीख ये साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी, और ये एक मजेदार केस होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो हम आप तक पहुंचाएंगे। पल पल की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, इसमें क्या कुछ चलेगा, क्या कुछ होगा, दलीलें कैसे दी जा रही हैं, दलीलें कैसे पेश की जा रही हैं। आज तो अब आज का मामला खत्म हो चुका है। हमारे एक साथी बार बार लिख रहे थे कि गोल गोल क्या घुमा रहे हो। अरे भाई साहब, जो बातें आएंगी वही तो बताएंगे आपको। कोर्ट का मामला है और उसमें अगर बैकग्राउंडर नहीं दो तो फिर मामला क्या आप समझेंगे कैसे? समझ सकता हूं कि आप बहुत समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे, आप केस को जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बताना जरूरी है कि यह मामला, जिसे बेल देने से इन तमाम एक नहीं बल्कि 10 आरोपियों को, और वो भी दिल्ली दंगे के आरोपियों को, इनके ऊपर सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान ही जब दंगा होता है दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे होते हैं, उस दंगे के आरोप में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरन, ये तमाम जो ऐसे आरोपी हैं जो पिछले 5.5 साल से लगभग, मीरन हैदर, ये तमाम जो है वो लगातार जेल में है 5.5 साल से। तो बेल इज रूल कहां से हो गया? 5.5 साल से आप जेल में हैं और अभी तक सिर्फ और सिर्फ बेल के लिए आप भटक रहे हैं, इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से इस कोर्ट। आपको याद होगा कि उमर खालिद का जो केस था वो जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस बेला त्रिवेदी, उनके जब भी उनके उसमें आया, उनकी बेंच में आया, वो उसको अगली तारीख दे देती थी या खारिज कर देती थी। उसके बाद यह मामला लोअर कोर्ट से फिर आ गया हाई कोर्ट में। चलिए जी, आप लोअर कोर्ट में जाइए, वहां से फिर हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने भी फैसला सुनाने से मना कर दिया। ये दोनों जजों की बेंच कौन कौन थी, कौन कौन जजेस थे? नवीन चावला, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर, इन दोनों ने प्रोनाउंस किया जजमेंट 2 तारीख को, और उन्होंने साफ साफ कह दिया 2 सितंबर को प्रोनाउंस किया गया, और उसमें साफ साफ इस बेल पिटीशन को खारिज करने का आदेश दे दिया कि इसको हम खारिज करते हैं। चलिए, खारिज हो गया वहां हाई कोर्ट में। तब कहां है वो बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन? जब जेल इज एक्सेप्शन है तो यहां तो जेल इज रूल दिखाई दे रहा है। इसीलिए चूंकि आपने कहा है मिलॉर्ड, माननीय जजेस, आप लोगों का ही कथन है, उसी कथन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी कथन को यहां आपके ही वक्तव्यों को हम यहां पे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और आपने ही कहा था कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन सवाल यहाँ, बिल्कुल राजीव जी, और जो लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जो राजीव जी फैसला अपना दिया था जमानत याचिका खारिज करते हुए, उसमें एक बात हाई कोर्ट ने कही, यानी आप देखिए फैसले भी किस तरीके से आते हैं। ये उसमें कहा गया कि जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है यानी यूएपीए के तहत लंबे समय तक कारावास और मुकदमे में देरी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये तो माना कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन ये कहा कि न्यायाधीश विचित्र तथ्यों के आधार पर चुनिंदा मामलों में जमानत देने से इनकार कर सकते हैं। एक तरफ आप ये भी मान रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि विचित्र मामलों में न्यायाधीश इसको इनकार कर सकते हैं। तो अब भाई इसको क्या माना जाए? जबकि राजीव जी, हमारा संविधान कहता है कि अगर इमरजेंसी भी लगती है तब भी मौलिक अधिकार निरस्त नहीं किए जा सकते। यह सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि इमरजेंसी भी अगर लगती है तब भी मौलिक अधिकार जो है वो नहीं खत्म किया जा सकते, वो बहाल रहेंगे। तो ये किस तरीके से राजीव जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो उसमें बहस होगी तो जाहिर सी बात है कि जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उसके गुणदोष पर भी वहां बहस होगी कि क्या इस पर आदेश आया है और क्यों उसको किया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से हम हाल देख रहे हैं राजीव जी अदालतों का, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरीके के फैसले आएंगे।
और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो उस पर क्या फैसला देता है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। इन चारों पांचों आरोपी जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और जो 5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जेल की सलाखों में हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं और ये दर दर भटक रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, और तारीख पे तारीख इन्हें मिल रही है पिछले 5.5 साल से। और आज भी फिर अगली तारीख मिल गई है। पहली बार फिर चूंकि इनकी जमानत याचिकाएं हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है और खारिज करने के बाद याचिकाएं खारिज हुई और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो दो जजों की जो बेंच है, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अजनारिया, इन दोनों ने जो वक्तव्य दिया है उसमें अजनारिया ने तो कुछ कहा ही नहीं। जस्टिस अजनारिया ने, जस्टिस अरविंद कुमार ने साफ कह दिया कि सप्लीमेंट्री लिस्ट हमें रात को 2:30 बजे प्राप्त हुई है, हम इस मसले को आज नहीं सुन सकते हैं, अगली तारीख 19 तारीख है, उस पर बात करेंगे। इसके लिए दो महत्वपूर्ण यहां वकील थे, एक वकील अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे वकील कपिल सिब्बल, दोनों खड़े हुए थे और कह रहे थे कि मिलॉर्ड ये पहली दफा है जब हम इस केस के लिए खड़े हैं, यानी ये बिल्कुल फ्रेश केस है और इस पर सुनवाई हो हमारी गुजारिश यही है, लेकिन गुजारिश नहीं मानी गई। अब आगे की तारीख दे दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका इस बिग ब्रेकिंग में एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। उमर खालिद और शर्जील इमाम और इनके अलावा गुलफिशा, फातिमा, मीरन हैदर, इन तमाम इन 4 जो याचिकाएं, चारों आरोपियों की याचिकाएं लगाई गई थी। आप लोग कहेंगे कि ये तो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और इसके लिए आप यहां पर ब्रेकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आरोपी हैं। या तो इनको अपराधी आप घोषित कर दीजिए, इनको सजा दे दीजिए और जितने साल की सजा है, मुझे जहां तक जानकारी है कि 7 साल मैक्सिमम सजा है। 7 साल की मैक्सिमम 7 साल की मैक्सिमम सजा है। 7 साल की मैक्सिमम सजा में से ये 5.5 साल तो काट चुके। वकील जो होंगे वहां पे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ये सारी बातें, सारी दलीलें जब दी जाएंगी तो रखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण है यहां पर बात कि जब ये सारी चीजें हो चुकी हैं और बेल इज रूल कहा गया है, इसी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेस ने ये बातें कही हैं और इनफैक्ट वी.आर. गवई साहब चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने भी यही बात कही है। लेकिन उन्हीं के ऑफिस में, चूंकि सीजेआई तो वो हैं, उन्हीं के ऑफिस में अगर बेल के लिए लोग दर दर भटकें तो फिर कितने लोग भटकते होंगे। आज की तारीख में कितने बेगुनाहों को जेल की सलाखों में रखा जा रहा होगा, आप समझ सकते हैं। कई लोग 20-20 साल तक जेल की सजा काट कर, सजा भी नहीं, अपनी बेल के लिए बैठे हुए 20-20 साल, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरा परिवार बिखर गया, सब कुछ, बाल बच्चे परिवार सब बिखर गया, लेकिन जेल में बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये न्यायालय, ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। न्यायालय को भी थोड़ी सी यहां पर मानवता, थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। मिलॉर्ड, हाथ जोड़कर कह रहा हूं मैं कि उतनी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए कि जो लोग बेगुनाह हैं, जो गुनाहगार हैं, उनको सजा दीजिए। जो बेगुनाह हैं उनको तो जेल की सलाखों में मत रखिए। यहां मैं उमर खालिद, शर्जील इमाम या गुलफिशा फातिमा या मीरन हैदर, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये गुनाहगार हैं या नहीं है, ये तो जेल की सलाखों में है, आप वो तय कर लीजिए। अगर ये गुनाहगार हैं तो इनको भी सजा दे दीजिए, लेकिन अगर ये गुनाहगार नहीं हैं और जेल की सलाखों में हैं तो फिर ये आपके न्याय पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हम लोग लगातार देख रहे हैं, एक छोटा सा मामला है एसआईआर का, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का बिहार में, उसको लेकर कितनी खिचड़ी पक रही है और चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पे अवमानना कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग के खिलाफ बिल्कुल ही कोई जिस ढंग के एक्शन लिए जाने चाहिए, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए भरोसा उठ रहा है। आपने देख लिया रंजन गोगोई, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होकर रिटायर होते हैं और जो फैसला सुनाते हैं राम मंदिर पे, वही रंजन गोगोई हैं जो 5 जजों को लेकर इसी सरकार के खिलाफ
जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जब वो सीजेआई बनते हैं, राम मंदिर पर फैसला सुनाते हैं, उसके बाद वो आ जाते हैं राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को आपने देख लिया, आपको ये इस बार कोई फोटो दिखाई दी क्या कि उनके घर पे गणेश उत्सव हो रहा है, गणेश जी बैठाए हैं गए हैं और नरेंद्र मोदी जी जाकर वहां पर पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं? कुछ देखा क्या इस साल आप लोगों ने? किसी ने देखा हो तो बताइएगा। लेकिन पिछले साल की वो तस्वीर आप लोगों को याद होगी जब जस्टिस चंद्रचूड़, जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर गणेश स्थापना की गई थी, वही गणेशोत्सव के समय अभी अभी गुजरा है गणेशोत्सव उस समय, और वहां प्रधानमंत्री उनके घर पहुंच गए थे। इस बार तो नहीं दिखाई दिए, अब तो रिटायर हो गए हैं चंद्रचूड़ साहब। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा? यह कहा कि मैं अंतरात्मा की आवाज सुनकर मैंने राम मंदिर, क्योंकि उसमें वो भी थे, राम मंदिर का फैसला सुनाया था। जब आप अंतरात्मा आंखें बंद करके आप सोचेंगे कि चलिए आज ये फैसला मैं सुनाने जा रहा हूं, और अब हे भगवान आप मुझे बताइए कि क्या सुनाऊं, तब तो क्या सुनाएंगे? फिर क्यों न्याय की देवी आंखों पे पट्टी, क्यों दलीलों और गवाहों, साक्ष्यों और साथ साथ नियम कायदे, इन सब की बात आप क्यों करते हैं? फिर आप पढ़ाई ही क्यों करते हैं? आप पंडित बन जाइए आंख बंद करके, ज्यादा अच्छे से होगा, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लॉ की पढ़ाई क्यों किए? फिर देखिए, ये कुछ बौद्धिक बातें हैं, हो सकता है माननीय नाराज हो जाएं ऐसी बातें सुन के कि एक पत्रकार ये बात कर रहा है, लेकिन बहुत दुख के साथ ये बातें करनी पड़ रही हैं, ये सवाल उठाने पड़ रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम हैं, ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यहां की सरकारें जो है वो आवाम चुनती है, जनता चुनती है, इसीलिए हमको भी थोड़ा बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 25, 26 सब में कुछ न कुछ अधिकारें दी गई हैं संविधान के जरिए। ये संविधान यहीं पे रखता हूं मैं, ये देखिए, हमेशा अपने पास रखता हूं संविधान को, पढ़ता रहता हूं कि इसमें हमारे पास कितने राइट्स हैं, और उस आधार पे, और ये तो अंग्रेजी में है, अगर चाहें तो हिंदी भी है, ये बिल्कुल टेबल पे रखता हूं, ये देखिए, ये हिंदी भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर हमारे माननीय इन चीजों का पालन न करें तो फिर तकलीफ होती है अमलेंदु जी, और वही चीजें यहां दिखाई दे रही हैं, वही चीजें दिखाई दे रही हैं कि एक केस है, छोटा सा मामला है, जब आप बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, अगर ये सेंटेंस आप कहते हैं, यानी जमानत जो है वो नियम है, नियम कायदों के आधार पर, नियम के आधार पर ही तो कोर्ट चलता है, नियम के आधार पर ही तो अदालतें काम करती हैं। तो अगर जमानत नियम है तो नियम पे आप, अभी तक तो जमानत मिल जानी चाहिए थी अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, अगर नियम है और अपवाद जो है वो जेल है, तो फिर ये नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है? ये तो राजीव जी साफ तौर पर समझाना चाहिए कि भाई आखिर शीर्ष अदालत जो है वही नियम का पालन क्यों नहीं कर रही है और अपवाद का पालन क्यों किया जा रहा है? अगर अपवाद का पालन किया जा रहा है राजीव जी, तो अपवाद के कारण भी तो बताने होंगे ना जी। भाई 5-5.5 साल से अगर उसकी सुनवाई जमानत पे यह नहीं हो पा रही है, और हमारे तमाम सीजीआई इस बात को कह रहे हैं, मौजूदा सीजीआई भी कह रहे हैं, पिछले सीजीआई भी कई कह चुके कि जेल जो है वो अपवाद है और जमानत नियम है, तो अदालतें अगर अपवाद का ग्रहण कर रही हैं और नियम को नहीं मान रही हैं, तो आखिर नियम ना मानने के पीछे क्या कारण है ये तो मालूम पड़ना चाहिए। तो अदालतों की तरफ से यह कोई कारण नहीं आ रहा है कि आप जो है इसको क्यों नहीं मान रहे हैं। और इधर राजीव जी, आपको याद होगा कि अभी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें जस्टिस एस मुरलीधर जो थे वो शामिल थे, और उनकी एक किताब आई थी, और उस किताब में जो है जस्टिस मदन बी लोकुर ने शायद उसकी भूमिका लिखी है, और उसमें यह बात आया कि चूंकि जज साहब जो थे वो सरकार की बात जो नहीं सुन रहे थे, इसलिए उनको प्रताड़ित किया गया, उनका तबादला किया गया। तो राजीव इस तरह की चीजें भी चल रही हैं, और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस हैं और जो हाई कोर्ट के एक्स जजेस हैं, वो तमाम बातें जो है कह रहे हैं। तो क्या यहां सरकार की तरफ से कोई जोर है कि नहीं, इन लोगों को अंदर ही रखना है? तो अगर इस तरह की चीजें, तो मुझे लगता है कि खुलकर बात इस पर भी होनी चाहिए निश्चित तौर पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, खुल के बात होनी चाहिए इन तमाम मसलों पे। लेकिन बात यही है कि इस अपडेट के साथ कि उमर खालिद, शर्जिल इमाम
गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, इन चारों के जो जमानत याचिकाएं लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आज 12 तारीख को सुनवाई होनी थी। केस नंबर 51 और 51, और इस 51 की जब बारी आई और दो वरिष्ठ वकील खड़े हुए, वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, ये दोनों जब खड़े हुए तो यहां साफ साफ कहा इन्होंने कि इस केस के लिए जो फ्रेश केस है, बिल्कुल ताजा केस है, इसके लिए हम खड़े हैं और जमानत का मामला है। मिलॉर्ड वहां दो जजों की बेंच है, एक है जस्टिस अरविंद कुमार, दूसरे हैं जस्टिस NV अजनारिया। ये दोनों जजेस जो हैं वो गुजरात से आए हुए हैं, लेकिन चलिए ये मायने नहीं रखता कहां से आए हैं कहां से नहीं, इस देश के हैं। और सबसे बड़ी चीज कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये उस पैनल में है, उस कॉलेजियम में है, कि कॉलेजियम के जरिए चुन के आए हैं, तो वो पैनल है। और उसमें इन दोनों जजों की बेंच ने में से एक जज अरविंद कुमार ने, जस्टिस अरविंद कुमार ने साफ साफ कहा कि सप्लीमेंट्री लिस्ट हमारे पास रात को 2:30 बजे आई है, आज हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं, अगली सुनवाई के लिए हम तारीख आपको 19 सितंबर दे रहे हैं, तो 19 सितंबर तक अगली सुनवाई पे आप आइए, हम उस पर बात करेंगे। मामला यहीं खत्म हो जाता है, इसके बाद खड़े हो जाते हैं। ये आज का है पूरा का पूरा मामला, आप तक हम पहुंचा रहे थे दोस्तों यही खबर कि उमर खालिद और ये चारों जो हैं, इनके साथ साथ जो 3 और हैं, इन तीनों के मामले को, जमानत के मामले की सुनवाई अब होगी 19 सितंबर को, आज ही के दिन यानी शुक्रवार 19 सितंबर। उसके बाद फिर हो जाएगा 20 तारीख सैटरडे, 21 तारीख संडे, फिर धीरे धीरे दशहरा वशहरा का टाइम आ जाएगा। देखते हैं कि सुनवाई कब तक चलती है, देखते हैं बेल पर रिजेक्शन या ग्रांटेड कब आता है। इन सब से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज अब इस अपडेट के साथ कि अभी बेल ग्रांट होना तो दूर की बात है, सुनवाई की शुरुआत भी नहीं हुई है, अगली सुनवाई का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं दोस्तों। इस बिग ब्रेकिंग में आप लोग आए और यह जरूरी था जानना। कल भी हमने न्यूज पॉइंट में वादा किया था कि उमर खालिद सहित तमाम जितने भी उनके साथी हैं, आरोपी हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, क्योंकि ये मील का पत्थर, ये सुनवाई बनने जा रही है, ये तय मानिए। और ऐसे मील का पत्थर और जो जन मुद्दों से संबंधित मामला होता है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, और वैसे ही हमको लगता है कि यह मुद्दा भी जन मुद्दा बनने वाला है आने वाले समय में, इसलिए इस सुनवाई को हम आप तक पहुंचाएंगे इस वादे के साथ। अगले शुक्रवार को 19 तारीख को इस पर जैसे सुनवाई शुरू होगी वो भी हम आपके सामने लाइव लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले 18 तारीख को एक सुनवाई और होनी है, 18 को ही होनी है शायद ना, कि इस पे सोमवार को होनी है, सोमवार को होनी है, अभी अगले इस सोमवार को सुनवाई, 14 तारीख को, माफी चाहूंगा, 14 तारीख को सुनवाई है। और ये सुनवाई है इस पे SIR पे, तो ये जो सुनवाई होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो जो सुनवाइयां हैं वो हम आप तक लेके आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर बात थी जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। अब मुझे और अमलेंदु जी को इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी दोस्तों। शाम को न्यूज पॉइंट में मुलाकात होगी, उससे पहले 5 बजे हमारी सहयोगी बुशरा खानम जी का कार्यक्रम नजर और नजरिया देखना मत भूलिए। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे शॉर्ट्स और हर तरह की खबरें, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आप यहीं बने रहिए। ईमानदार खबरें ईमानदारी के साथ। अब देखिए पत्रकार भी बेईमान हो गए हैं, तो ये कहना पड़ रहा है ये टैग के साथ कि खबरें ईमानदारी के साथ हम आप तक पहुंचाते हैं बिना लाग लपेट के।